हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 2 संबंध एवं फलन की विविध प्रश्नावली। पिछले वीडियो तक हमने इसकी जितनी भी प्रश्नावली थी वे सभी कवर कर ली थी, उनके सभी क्वेश्चनों को हल कर लिया था, आसानी से समझ लिए थे। आज की इस वीडियो में बस उन्हीं क्वेश्चनों को बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर पूछा गया है, उन्हीं के आंसर हमें देने हैं। उम्मीद करूँगी कि आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जोर से प्रेस कर लेना ताकि मेरे जो भी वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली को। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है विविध प्रश्नावली का। संबंध दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल देना है 0 से लेके 3 तक या 3 के बराबर तक हमारा पास एफ ऑफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, और 3 से लेके 10 तक हमारे लिए है 3x। इस तरीके से जी एक्स में है एक्स स्क्वायर के लिए है 0 से 2 तक, और 3x के लिए है 2 से लेके 10 या 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दर्शाना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक एफ जो है वो फलन है और जी है वो फलन नहीं है। तो दर्शाने के लिए हमें क्या करना होगा, सीधा यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर कॉमन कौन सा दिख रहा है, उनके लिए क्या एक ही प्रतिबिंब मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। अगर मैं इन 3 के लिए अगर मैं मान निकालूं तो क्या इन दोनों का मान एक ही आ रहा है। अगर एक ही आ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई अवयव है तो उसका एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, उसके 2 प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं। 2 प्रतिबिंब बन गए तो इसका मतलब वो फलन नहीं है, और अगर एक ही प्रतिबिंब बने तो इसका मतलब है वो फलन है। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। अगर मैं एफ ऑफ इज इक्वल देन यहाँ पर ये मान दिए हुए हैं, वहाँ पर एक्स का मान अगर मैं 3 रख दूँ तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 3 को 3 से गुणा करने पर भी 9 आता है। यानी दोनों ही परिस्थितियों में हमारे पास में जो एक्स का मान है, एफ ऑफ एक्स का मान है वो 9 ही आ रहा है। यानी कि किसी कोई अगर 3 है तो उस 3 का जो प्रतिबिंब है वो 9 ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। 2 बार 9 है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बार 9 है, नहीं, 9 मतलब एक बार ही है, यानी इसका एक ही प्रतिबिंब मौजूद है। इस तरह अगर मैं जी में एक्स यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 है, यानी एक्स का मान 2 ले रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो एक्स स्क्वायर का मान करने पर तो यहाँ पर 4 आ रहा है, और 3 इंटू करने पर 6 आ रहा है। अगर मैं देखा जाए तो इसका मतलब 2 प्रतिबिंब बन रहे, यानी अगर मैं 2 रख रही हूँ एक्स का मान तो एक 4 आ रहा है, एक 6 आ रहा है। तो दोनों में 2 प्रतिबिंब आ रहे हैं, 2 प्रतिबिंब आ रहे हैं, इसका मतलब ये फलन नहीं है। इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल देने एक्स स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर कुछ मान दिए हुए वह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें एफ ऑफ 1.1 और एफ ऑफ 1 ज्ञात करना होगा। तो बस यहाँ पर जो एक्स का मान दिया हुआ है वही हमें यहाँ पर रख देना है और इसका स्क्वायर ज्ञात कर लेना है, बस इस तरीके से। तो एफ ऑफ 1.1 का अगर मैं यहाँ पर हल करूँ तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पर 1.1 रख देंगे और हमारा स्क्वायर होके 1.21 हो जाएगा। इस तरीके से 1 रखने पर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। बस यही मान हमें यहाँ पर रख देने हैं। यहाँ पर रखने पर ये माइनस हो जाएंगे, माइनस होंगे तो उसके बाद में काट कूट के आंसर आ जाएगा 2.1। ये हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन है हमें फलन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल देने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 12 का प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत से तात्पर्य होता है कि x का कोई ऐसा मान रखा जाए जिसके लिए ये फलन संतुष्ट हो। क्योंकि ये बट्टे वाली संख्या है तो अगर मैं यहाँ पर नीचे 0 आ जाएगा तो तो ये पूरी इनफाइनाइट आ जाएगी। और हमारे जो मैथमेटिक्स में कुछ 7-8 संख्याएँ ऐसी होती है जिनका हमें पता नहीं है कि ये होती क्या है, जैसे कि इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, या 1 के ऊपर इनफाइनाइट, 0 की घात 0 क्या होती है वो हमें नहीं पता है। तो अगर ऐसी संख्या आ जाए तो हम उनका मान ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें कोशिश करनी कि ऐसी संख्याएं नहीं आए। और अगर इसके नीचे अगर यहाँ पर ये इज इक्वल देना हो जाए 0 के, तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट बन जाएगी। क्योंकि अगर कोई भी संख्या के नीचे 0 आ जाए तो इसका मतलब होती है वो इनफाइनाइट है, और हमें इनफाइनाइट लाना नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर ये नॉट इक्वल 0 करना होगा। तो हमने नीचे वाली संख्या को लेंगे क्योंकि मेन हमें नीचे वाली है। ऊपर वाली में चाहे कितनी भी संख्या रख लो, चाहे कोई भी मान आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें इसके इक्वल नॉट इक्वल रखना है 0 के। और जब हम इसे हल करते हैं तो हमारे पास में x माइनस 2 x माइनस 6 इज़ नॉट इक्वल देन 0 आ रहा है। तो इसे हल करने पर x इज़ नॉट इक्वल देन 2 और x इज़ नॉट इक्वल देन 6 आ रहा है। यानी कि
x का मान 2 नहीं होना चाहिए और 6 नहीं होना चाहिए। 2 और 6 के अलावा चाहे मैं r में से कितने भी संख्या ले लूँ तो उसके लिए हमारे पास f ऑफ x का मान एक संतुलित मान आ सकता है। यानी r में से हम माइनस कर देंगे 2,6, इसके अलावा जितनी भी संख्या है वो हमारी प्रांत कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर r में से 2 और 6 को माइनस कर रहे हैं, यानी 2 और 6 कैंसिल आउट हो रही है। यानी कि हमारे पास r तो है लेकिन r में से 2 और 6 नहीं है, r में 2 और 6 शामिल नहीं है। ठीक है, 2 और 6 के अलावा जितनी भी संख्या है वह सभी r है और इन r प्रांत होंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल देन है रूट x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन के प्रांत परिसर ज्ञात करने। तो ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया था। इसमें रूट के अंदर वाली संख्या को लेना है और हमें कोशिश करनी है कि ये ऋणात्मक ना आए, क्योंकि ऋणात्मक आ गई तो फिर इसका रूट नहीं निकलेगा और हमारा f ऑफ x का मान नहीं आएगा। तो यानी ऋणात्मक नहीं होने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो ऋणात्मक नहीं होने के लिए इसका मान या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से छोटी होने पर ऋणात्मक हो जाएगी, इसलिए हमें 0 का मान या तो 0 के इक्वल होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो हमारा यहाँ से x का मान निकालो तो ये 1 उस तरफ चला जाएगा, यानी एक x का मान आ रहा है या तो 1 के इक्वल हो या फिर 1 से ज़्यादा हो, तभी हमारे पास में ये धनात्मक मान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रांत हो जाएगा सीधा कि 1 से लेके जितनी भी अनंत संख्याएँ हैं वहाँ तक हमारा प्रांत है। अगर इसे समुच्चय रोष्ट रूप में या समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, परिसर होगा हमारा f ऑफ x को y की इक्वल कर दो, इस पूरे का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। उसके बाद में इस पूरे को x के बराबर में कर दो तो x बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इसकी और इसकी तुलना करूं तो यहाँ पर मैं x की जगह पर ये मान रख दूँ, चलो बाकी मान नहीं, ये मान में कंफ्यूजन होगी थोड़ी, ये मान रख देते हैं। यानी x की जगह जो है वो मतलब नॉट इक्वल देन है 1 के, और ये जो संख्या वो x के बराबर है। तो अगर मैं x की जगह यहाँ पर ये रखना चाहूँ तो यानी वाई स्क्वायर प्लस 1 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए 1 के। ठीक है, तो ये समीकरण बन रहा है। इस समीकरण में अगर मैं इस 1 को उस तरफ ले जाऊँ तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, यानी वाई स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा। हम चाहे तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हम सीधा ही कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका रूट ये वर्ग उस तरफ चला जाएगा तो 0 का वर्ग 0 ही होता है, यानी 0 का मान जो y है वो आएगा हमारा 0 से लेके सभी धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या हम नहीं ला सकते क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी कि उसका रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए ऋणात्मक नहीं होना चाहिए परिसर भी। तो y का मान जो हमारा आंसर आया है 0 से लेके अनंत तक, वह सभी हमारा परिसर हो जाएगा। तो प्रांत आया हमारा 1 से लेके अनंत तक और परिसर आया हमारा 0 से लेके अनंत तक। प्रांत में हमारे पास में 0 शामिल नहीं है लेकिन परिसर में 0 शामिल है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हमारा f ऑफ x इज इक्वल देने मोड में x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक संख्याओं का प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही सरल है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर मोड है और x का मान हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, दशमलव वाली कैसी भी संख्या रख सकते हैं, यानी संपूर्ण वास्तविक संख्याएँ रख सकते हैं, यानी प्रांत तो सीधा हो जाएगा r, कोई भी संख्या रख दो यहाँ पर वो संतुष्ट करेगा। और परिसर होगा जो हमारा f ऑफ x का मान आएगा, यानी y का मान आएगा। तो अगर मैं इसका मान चाहे मैं माइनस में रखूँ चाहे प्लस में रखूँ, हमारा आंसर मोड के कारण हमेशा धनात्मक ही होगा, यानी परिसर होगा वो धनात्मक होगा। लेकिन अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ तो 1 माइनस 1 इज इक्वल देन 0 हो जाएगा। अब चाहे मैं मोड निकालूंगी तो भी इसका आंसर तो 0 ही होगा, यानी इसमें 0 भी शामिल है। तो मैं r स्टार से धनात्मक संख्या को दर्शाऊंगी और उसके अंदर साथ में है 0, यानी 0 और धनात्मक संख्याएं परिसर होंगी। ठीक है, इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करूँगी कि आज जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस करना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।